नेचुरल पांडे जी को कुछ तो पांडे होने का बेनिफिट मिलेगा ना। प्रशांत जी बड़े ब्रांड के आदमी हैं, नरेंद्र मोदी के साथ भी काम किया है, मीडिया की मोहब्बत इसीलिए मिल जाती है। नरेंद्र मोदी जी के साथ भी काम किया है, ढोकला भी खाए हैं गुजरात में, मोदी जी के साथ खमन भी खाए हैं, फिर ममता जी के साथ रसगुल्ला भी खाए हैं, फिर नीतीश जी के साथ लिट्टी और चोखा भी खाए हैं। नरेंद्र मोदी को लाने वाले का नाम सबसे पहला नाम प्रशांत किशोर है। उस वक्त नाथूराम गोडसे का फोटो नहीं दिखा था, उस वक्त गांधी का हत्यारा का नाम नहीं दिखा था, उस वक्त बिल्किस बानो नहीं दिखा था, उस वक्त गुजरात का नरसंहार नहीं दिखा रहा था, उस वक्त गुलबर्गा सोसाइटी का जलना नहीं दिखा था, उस वक्त एहसान जाफरी का जलना नहीं दिखा था, उस वक्त जकिया जाफरी का आंसू नहीं दिखा था, उस वक्त हरन पांड्या का मौत नहीं दिखा था, उस इसरत जहां और सोहराबुद्दीन फर्जी इनकाउंटर नहीं दिखा था। हाँ, उस वक्त नहीं दिखा था गुजरात में जो आग के शोले में गुजरात जल रही थी, क्योंकि उस वक्त आपको पैसा चाहिए था। उस वक्त पैसा पे आप किसी के लिए भी काम कर दिए। इथोस होता है ना भाई, मेरे 1000 करोड़ दे देगा, हम किसी के लिए भी काम कर लेंगे, हम अमित शाह के ऑफिस का सेक्रेटरी बन जाएंगे। जो अपने मियां मिट्ठू हो, जो टेलीप्रॉम्प्टर से बोले, जो टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो बोल नहीं पाए, जो अदानी और अंबानी की दरबारी करे, जो उसका पैरविकार बन जाए, सेल्समैन बन जाए। जिस आप चीफ जस्टिस बने, मेरे भी नाना चीफ जस्टिस थे, पद की गरिमा थी, एक पद रहता है, पद का एक, मेरी वालदा कहती है कि वो प्राइवेट फंक्शन में या फैमिली की शादी को अवॉइड करते थे क्योंकि उस पद पे थे, नहीं जाते थे लोग से मिलना। एक पद का एक प्रोटोकॉल होता है। आप सम्राट चौधरी से पूछिए कि हजारों करोड़ की संपत्ति मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी कहां से अर्जित किए, उस पर कुछ नहीं है लोग बोलेगा। प्रशांत किशोर जी ने बोला, बोलिए दिलीप जायसवाल का सांप सूंगों नहीं सांप है, बोल नहीं पा रहे उस दिन से, जितना मीठा मीठा बोलते थे रसगुल्ला चाप के ले पाते। डोनाल्ड ट्रंप का इनका कोई भी मंत्री नहीं नाम लेता है, ना प्रधानमंत्री ले पाते हैं। इतना बड़ा डोनाल्ड ट्रंप इनका हो गया। कल तक आपकी बात ट्रंप सरकार, ट्रंप मेरे चच्चा है, मामू है, खालू है, क्या हो गया? हवन वगैरह भी बस हवन होता था। एक से रामदेव जो है वो करता था, उसके लिए ये जो प्रबोधाचार्य है ये दरबारी करता था, सुबह शाम चालीसा पढ़ता था। इन लोग समाज का तो इन लोग नासूर है। SIR सीमांचल विधानसभा चुनाव, तमाम डिस्कशंस हमारे सामने हैं। हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक पर्सन और बिहार यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन आज़ाद साहब। मैं इनसे तमाम मौज़ूआत पर बात करने की कोशिश करूंगा, खासतौर पर SIR को लेकर सीमांचल की आवाम क्या चैलेंजेस फेस कर रही है। अभी आपने देखा होगा शायद सोशल मीडिया पर, मीडिया के अंदर के अख्तर उल ईमान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर लगातार आवाज़ उठा रही है कि किस तरीके से आवासीय बनाने में दिक्कत आ रहा है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा सीमांचल को लेकर जो प्रोपेगेंडा मीडिया में चलाया गया, वह खासतौर पर सुरजापुरी और शेषाबादी समाज को लेकर के, वो भी हमारे सामने है। इलेक्शन की तैयारी है। आदिल साहब, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आदिल आज़ाद साहब, मैं सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगा कि जब SIR का ऐलान हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो सबसे ज़्यादा ये डर जाहिर किया जा रहा था कि इसका टारगेट सीमांचल जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा परेशानी वहाँ की आवाम को होगी। अभी जो ड्राफ्ट रोल आया है, इसमें आप सीमांचल को कितना परेशान देख रहे हैं, कितना उन्होंने चैलेंज फेस किया, कितने नाम कटे हैं? और अब जबकि 1 महीने का प्रोसेस है रिन्यूअल अपना नाम सही करवाने के, जिनके डॉक्यूमेंट जमा नहीं है उनका डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए BLO की वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी है, इसमेमें क्या चल रहा है वहाँ? देखिए, ये बात साबित हुआ। 47,000 अमोर में अख्तर उल ईमान साहब की कंस्टिट्यूंसी से नाम गायब है। 1,65,000 किशनगंज से, गोपालगंज से, जहां भी जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, जुलाई का महीना है, पानी घुसता है, बड़े लोग रोपनी करने बाहर जाते हैं, पंजाब हरियाणा में पलायन एक मसला है। आप इतना कम टाइम में क्यों करना चाहता है इलेक्शन कमीशन? हम SIR के विरोध नहीं है, लेकिन उसके सिस्टम का विरोध है। क्या आप जिस तरीके से BLO के पास BLO बुक नहीं है, क्या गाइडलाइन है? इलेक्शन कमीशन हर दिन लव लेटर बदलता था, ये गाइडलाइन है, वो आप देख रहे नहीं, 125 साल की औरत का नाम आ रहा है, इसका नाम कट रहा है, जिंदा कट रहा है, मृत्यु का नाम आ रहा है, कुछ आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी, सबसे कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, डिस्कशन करना चाहिए था। उनके OP चावला साहब बोले हैं, उनके दूसरे इलेक्शन कमिश्नर जो रहे उस कुर्सी पर, आपसे पहले जो तख्त पे नसी था उसको भी खुदा होने का उतना ही गुरूर था। तो ये गलतफहमी इलेक्शन कमीशन क्यों पाले? गणेश जी, आप भी हटिएगा उस पद से। लेकिन जब पद पर है तो इलेक्शन कमीशन इंस्टीट्यूशन है ना, भारत की शान बान आन है ना, उस पद की गरिमा रखिए। आप गोगोई क्यों बन जाते हैं? जस्टिस गोगोई आप क्यों बन गए? आप क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज पद ले लेते हैं? भाई, जब अरुण जेटली जी ने कहा था पद नहीं लेना चाहिए, क्यों पद ले लेते? क्यों चंचूर साहब 1.5 साल लगभग घर रखे हुए रहे? क्यों रखे रहे भैया? मैं तो देखा हूं, जस्टिस चमलेश्वर साहब पहला दिन घर खाली कर दिए। गवाई साहब जो अभी चीफ जस्टिस है, बोलते जिस दिन मैं हटूंगा उसी दिन खाली कर दूंगा। एक अच्छा प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? क्यों लगता है कि आप सरकार के तरफ रिटायरमेंट के बाद दरबारी बन रहे हैं?
आप चीफ जस्टिस बने, मेरे भी नाना चीफ जस्टिस थे। पद की गरिमा थी, एक पद रहता है, पद का एक मेरी वालदा कहती है कि वो प्राइवेट फंक्शन में या फैमिली की शादी को अवॉइड करते थे क्योंकि उस पद पे थे, नहीं जाते थे लोग से मिलना। एक पद का एक प्रोटोकॉल होता है। मेरे फादर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, वो देखे, मैंने देखा है कि कैसे उस पद की गरिमा को मेंटेन करने के लिए लोग रहते हैं। आप चीफ जस्टिस बने हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जज बने, बहुत बड़ी चीज होती है। 140 करोड़ में चुनिंदे लोग बनते हैं, उस पद की तो गरिमा रखिए पांडे जी। आपकी बेटी वहां कलेक्टर बन रही है, आप प्रधानमंत्री ने चीफ जस्टिस को क्यों हटा दिया? जो प्रधानमंत्री सुबह शाम अपने आप को साफ साफ की बात करते हैं, हम साफ करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो क्यों चीफ जस्टिस को हटा दिया? चीफ जस्टिस एक ऑनरेबल पद है, उनको रखना चाहिए था। लीडर पोजीशन रहते, चीफ जस्टिस साहब रहते और प्रधानमंत्री खुद रहते। तो आप नहीं अपॉइंटेड, एक तो आप नहीं दरबारी को आप ले आए, तो क्या बोलेगा आपके खिलाफ बोलेगा वो? ये तो एकदम 3x3 मेंबर की कमेटी में कैसे फैसला होगा? आप ही बोलिए। 2 आदमी आपके तरफ से नेचुरल लीडर पोजीशन, कोई भी कुछ बोलेगा आप बात नहीं मानिएगा। तो ट्रांसपेरेंसी से नरेंद्र मोदी क्यों भागते हैं? और ऐसा कायर प्रधानमंत्री जो 11 साल में आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया हो, आम खाते हैं कि चूसते हैं जो उस पर बात करे, जो अपने मियाँ मिट्ठू हो, जो टेलीप्रॉम्प्टर से बोले, जो टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो बोल नहीं पाए, जो अदानी और अंबानी की दरबारी करे, जो उसका पैरवीकार बन जाए, सेल्समैन बन जाए, जिसने नोटबंदी करा के देश के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और गरीब लोग के कमर तोड़ दिया, जिसने क्या कहते हैं, आपने देखा कि नोटबंदी के चलते क्या हुआ, आपने देखा कि कश्मीर में 370 के बाद आतंकवाद कुछ रुका नहीं, जो पहलगांव में हत्यारे को जिसने शहीद किया हमारे लोग को, उसका नहीं किया, जो नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाए, जो जाकर क्या कहते हैं अमेरिका के सामने मुंह बंद हो जाए, वो क्या बोले? अभी पिछले 2 हफ्ते से मुठभेड़ चल रहा है वहाँ। हाँ बोलिए, हर दिन शहीद हो रहे हैं हमारे लोग और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल पा रहे, जो पार्लियामेंट नहीं जा क्या पाए। लग रहा है कि ये भाजपा की साजिश थी जिसको इलेक्शन कमीशन ने जो है वो नाफिज किया है, लागू किया है? देखिए, ये इस बात में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं, भाजपा का प्रवक्ता बोलने लगता है, वो शहजाद पूनावाला बोलता है, सुधांशु त्रिवेदी जी बोलने लगते हैं। क्यों बोलते हैं? प्रदीप भंडारी बोलने लगता है। अरे हम सवाल उससे कर रहे हैं, बेचैनी तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो जाता है? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। तो क्या असर सीमांचल पे, क्या असर देगा? सीमांचल पे असर पूरे बिहार ही नहीं देश पे जान गया है कि कहीं ना कहीं 25 सीट कम आता है इस भाजपा को, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। फरुखाबाद बेस्ट एग्जाम्पल, मेरठ बेस्ट एग्जाम्पल, और सब बहुत बहुत लोकसभा है जहां एग्जाम्पल दिख रहा है। और अभी तो राहुल गांधी ने डेटा, हाँ बहुत अच्छे, मैं बहुत अच्छी, मैं लीडर अपोजिशन के इस कार्य को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने एक अच्छी पहल की है, मजबूत पहल की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन एफिडेविट पे भाग रहा है। अरे सांच को आज किया, आप ही के चावला साहब बोले। राजीव कुमार कहाँ भाग गए हैं? आज क्यों नहीं? पहले शेरशायरी तो खूब करते थे। सबसे बड़ा गुनहगार अगर है उसका नाम राजीव कुमार है। इसकी संपत्ति जांचो, इसके बाल बच्चे की संपत्ति जांचो, कहाँ ये आदमी है। इसने पूरे इलेक्शन कमीशन के जो इथोस है, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को इस आदमी ने निस्तनाबूद किया है। ये इसका फोन रिकॉर्ड पिछले एकदम इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जांच करें, इसका इंडिपेंडेंट नंबर, इसका व्हाट्सएप ट्रांजेक्शन, बैंक ट्रांजेक्शन, इसकी फैमिली का ट्रांजेक्शन जांच करें। कहीं ना कहीं दाल में काला है। ये फेस नहीं कर पा रहा है ये आदमी मीडिया को। और शेरशायरी करते थे जब आते थे, तो शेरशायरी के लिए आपको इलेक्शन कमीशन में बनाया गया था? चमचागिरी करने के लिए बनाया गया था? आपको देश के इलेक्शन कमीशन, भारत का लोकतंत्र को मजबूत करता है इलेक्शन कमीशन। आपकी क्रेडिबिलिटी गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मजदूर, मजलूम सबकी एक आस है। आप उस आस को आपने ताक पे रख दिया अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। अब वो जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। अच्छा, अभी जो है चूंकि जिन लोगों का नाम आ गया उसमें बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट जमा नहीं है, या ऐसा भी है कि डॉक्यूमेंट उन्होंने जमा किया था, ड्राफ्ट रोल में दिखाया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट जमा नहीं है, उन सबको अपना डॉक्यूमेंट जमा करना है जी। सीमांचल में पता चला कि निवास प्रमाण पत्र को लेकर के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कि किस तरह के मसाइल हैं? क्योंकि तमाम लोगों को तो अपना निवास प्रमाण पत्र बना करके वहां देना होगा डॉक्यूमेंट जी। सीमांचल में ये जो सम्राट चौधरी है, दरबारी कल तक राजद में था, उसके बाद हम में मांझी जी में गया, फिर नीतीश जी में गया ये आदमी, उसके बाद अभी भाजपा का दरबारी कर रहा है। ये आदमी ने बोल दिया कि इतना लोग क्यों मान रहे? अरे जो जरूरत होगा तभी ना बनाएंगे। तुम्हारे अब्बा तो मोदी जी को गाली देते थे, कल तक अब्बा बाप बेटा तो राजद में लालू जी का दरबारी और चमचागिरी करते थे। क्यों आ गए आज? जब जरूरत पड़ता है तब ना लोग जाता है। अख्तर उल ईमान साहब ने असेंबली में उठाया, हम लोग ने इलेक्शन कमिश्नर साहब के सामने, अख्तर उल ईमान साहब, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने उठाया था प्रोटेस्ट। नहीं, बाजाबते इलेक्शन कमिश्नर साहब के सामने हमने बोला था कि हमारे सीमांचल ही नहीं, कोसी में जहां जहां बाढ़ प्रभावित इलाका है वहां आवासीय प्रमाण पत्र और फैमिली ट्री वाला बनाने में आसानी कीजिए। बिना घूस के कुछ नहीं होता है। 200, 500, 800, 1000 रुपया लेता है वहां का RTPS सेंटर में। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुझे आश्वासन भी दिया था कि नहीं ये करेंगे, लेकिन नाफिज नहीं हो पाया। वो इनडायरेक्टली ऑर्डर था, डीएम को होगा या RTPS वाले को डीएम ऑर्डर दिए होंगे।
तभी ना नहीं बन रहा है, लोग परेशान दर दर की ठोकर खा रहे जवाब हैं। क्या दिया जा रहा है उनको जब वो कुछ नहीं जवाब दिया, गोल मटोल जवाब दिया जा रहा है, आंख से आंख मिला के बात करने वाला है। आप सम्राट चौधरी से पूछिए कि हजारों करोड़ की संपत्ति मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी कहां से अर्जित किए, उस पर कुछ नहीं है लोग बोलेगा। प्रशांत किशोर जी ने बोला, बोलिए दिलीप जायसवाल का सांप सूंघो नहीं सांप है, बोल नहीं पा रहे हैं उस दिन से, जितना मीठा मीठा बोलते थे रसगुल्ला चाप के। एक सिख कम्युनिटी का कॉलेज हड़प लिया उस आदमी ने, खगड़िया से शर्ट पैंट पहन के आया था, आज अरबों खरबों की संपत्ति है। हिम्मत भाजपा में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दे, ईडी चला जाए, दूध का दूध पता चल जाएगा कि दिलीप जायसवाल मंगल पांडे जी ने कितना माल कमाया है। उन्हीं मामला में मर्डर का केस भी उनको सब कुछ जांच हो जाए ना, तब पता देखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाया था हम भी ये मुद्दा उठाते थे, अख्तरुल साहब ने, हमने मुद्दा उठाया, लेकिन प्रशांत किशोर साहब पांडे हैं, तो नेचुरल पांडे जी को कुछ तो पांडे होने का बेनिफिट मिलेगा ना। प्रशांत जी बड़े ब्रांड के आदमी हैं, नरेंद्र मोदी के साथ भी काम किया है, मीडिया की मोहब्बत इसीलिए मिल जाती है। नरेंद्र मोदी जी के साथ भी काम किया है, ढोकला भी खाए हैं, गुजरात में मोदी जी के साथ खमन भी खाए हैं, फिर ममता जी के साथ रसगुल्ला भी खाए हैं, फिर नीतीश जी के साथ लिट्टी और चोखा भी खाए हैं। तो वैरायटी का खाना का लुत्फ लिए हैं, तो कुछ एडवांटेज उनको है ना। इनको तो अपने नाम में पांडे नहीं लगाते हैं और समाजवाद की बात समाजवाद की बात अच्छी बात है, समाजवाद की बात करें, अच्छी बात है करें, लेकिन सब भाजपाइयों को आप ही क्यों ले लेते हैं? जो आरसीपी सिंह 370 पे खिलाफ में वोट दिया, जो आरसीपी सिंह भाजपा के कैबिनेट में मंत्री रहा, जो मुसलमानों को जिसने गाली दिया, जो सीएनआरसी में भाजपा का साथ दिया, जो नीतीश कुमार को जिसने खंजर गोपा, जो भाजपाई बन गया, जदयू में रहते, उसको आप क्यों ले लेते हैं? जो पप्पू सिंह जी एमपी थे भाजपा के, उसी को ले लेते हैं। 243 नया चेहरा को बना के एमएलए बना के भेज दीजिए ना भाई। वो कह रहे हैं भाजपा को कमजोर कर रहा अरे हूं। भाजपा को क्या कमजोर कर रहे हैं? आप ही नरेंद्र मोदी को लाने वाले का नाम सबसे पहला नाम प्रशांत किशोर है। उस वक्त नाथूराम गोडसे का फोटो नहीं दिखा था, उस वक्त गांधी के हत्यारा का नाम नहीं दिखा था, उस वक्त बिल्किस बानो नहीं दिखा था, उस वक्त गुजरात का नरसंहार नहीं दिखा रहा था, उस वक्त गुलबर्गा सोसाइटी का जलना नहीं दिखा था, उस वक्त एहसान जाफरी का जलना नहीं दिखा था, उस वक्त जकिया जाफरी का आंसू नहीं दिखा था, उस वक्त हरीन पांड्या का मौत नहीं दिखा था, उस इसरत जहां और सोहराबुद्दीन फर्जी इनकाउंटर नहीं दिखा था। हाँ, उस वक्त नहीं दिखा था। गुजरात में जो आग के शोले में गुजरात जल रही थी, क्योंकि उस वक्त आपको पैसा चाहिए था। उस वक्त पैसा पे आप किसी के लिए भी काम कर दिए। इथोस होता है ना भाई, मेरे 1000 करोड़ दे देगा, हम किसी के लिए भी काम कर लेंगे। हम अमित शाह के ऑफिस का सेक्रेटरी बन जाएंगे, हम एकदम नहीं बनेंगे। बोलेंगे कि नहीं इनका बेटा अमित शाह, कथनी और करनी में अंतर है। ये आदमी बोलते थे टीवी पे कि पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं होना चाहिए, और आज जय शाह इनका बेटा पाकिस्तान से क्रिकेट खिला रहा है। मेरी बहन जो बेवा हुई, जो जिनके हस्बैंड को शहीद किया गया, उसकी मेहंदी का हाथों का मेहंदी नहीं उठी, और अमित शाह का बेटा जय शाह क्रिकेट खिला रहा है। पाकिस्तान से हम क्रिकेट फोका भी, शर्म आना चाहिए अमित शाह जी में, शर्म आना चाहिए। गुफ्तार के गाजी बन गए, किरदार के गाजी बन न सके। पार्लियामेंट में बोलते थे पीओके कब्जा कर लेंगे। जब पाकिस्तान को छक्का छुड़ाने की बात हुई तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का सीजफायर पे चुप हो गए, नाम नहीं ले पाते डोनाल्ड ट्रंप का। इनका कोई भी मंत्री नहीं नाम लेता है, ना प्रधानमंत्री ले पाते हैं। इतना बड़ा डोनाल्ड ट्रंप इनका हो गया। कल तक आपकी बात ट्रंप सरकार, ट्रंप मेरे चच्चा हैं, मामू हैं, खालू है, क्या हो गया? हवन वगैरह भी बस हवन होता था। एक से रामदेव जो है वो करता था, उसके लिए ये जो प्रमोदाचार्य है ये दरबारी करता था, सुबह शाम चालीसा पढ़ता था। इन लोग समाज का तो इन लोग नासूर है। जो जैसे भेष वैसा होता है, यही ना औरत का सूट पहन के रामदेव भागा था। इसकी भी आय की संपत्ति अगर सरकार बदले, इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए, एक एक चीज की। हम ये नहीं बोलते ईडी करे, सीबीआई करे, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जांच करे, सब पता चल जाएगा इन लोग हजारों करोड़ अरबों संपत्ति कहां से बना लिया। देश 80 करोड़ आदमी बेचारा 5 किलो अनाज पे है, और इन लोग चार्टर्ड प्लेन और इन लोग विदेशी गाड़ी पे घूम रहे हैं। ऐसा क्या जादू का छड़ी लग गया है अदानी और अंबानी को, सबको कि सब माल इन्हीं लोग कमा रहे हैं, और गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर ऐसा हो रहा है। ऐसा क्या हुआ है भाई? अमीर चुनिंदा लोग ही तो, वही चुनिंदा जो नरेंद्र मोदी के आंखों के तारा है वही बन पा रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस तो ठप हो गए, तब हो गई। हजारों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ठप हो गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। देश की बेरोजगारी की स्थिति बद से बदतर हो गई है। महंगाई इतना है कि लोग अपने बच्चों को ठीक से 3 टाइम खाना नहीं खिला पा रहे हैं, दूध नहीं पिला पा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी डेली कपड़े ही बदलते हैं। अमित शाह खाली भाषणेबाजी देते हैं। कल संगीत बलियान इनको हरा है, राजीव प्रताप रूड़ी जी हराए, कल हराए है। सबसे पहले सरकार बदले, ये तो एकदम राहुल जी के बात में जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते थे, वो बात राहुल जी ने बड़े अच्छे से रखा। और मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर ये इस देश की जनता जानेगी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन को साफ होके आना पड़ेगा। एसआईआर को लेकर महागठबंधन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग इलेक्शन बाइकाट का भी सोचेंगे, बड़ा फैसला भी हम लेंगे, और पूरे मुल्क की सतह पर अभियान छेड़ने को लोग जा रहे हैं। क्या एमआईएम भी इस तरह कुछ सोच रही है? इस पर तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल साहब फैसला लेंगे। मेरा तो बात है। हाँ, लेकिन इस पर अगर सब लोग लेगा तो उसमें बैरिस्टर साहब, अख्तर साहब जो फैसला लेंगे हम लोग मानेंगे।
चुनाव को लेकर के क्या तैयारी चल रही है? अभी तो आप लोग लोगों की डिमांड पर लगातार आप लोगों से डिमांड रहा बिहार के अवाम का, खासतौर पर मुसलमानों का, कि महागठबंधन के साथ जाया जाए। आपने पूरी कोशिश किया, हर तरह से बात पहुंचाई, जी लेटर तक लिखा जी अख्तरुद्दीन जी साहब ने ऑफिशियली। हम्म। ये क्लियर हो चुका है कि शायद महागठबंधन में अब एमआईएम को जगह ना मिले। ऐसे वक्त में क्या तैयारी है? क्या किसी तीसरे मोर्चा की आप हाँ, तीसरे मोर्चा हमारी बनाएंगे। शक्ति है? अभी तो मिथिलांचल में हम प्रोग्राम करके आए हैं, मगध में प्रोग्राम करने जा रहे हैं, चंपारण में प्रोग्राम हो रहा है, अख्तर उल इमान साहब सीमांचल संभाले, लड़ेंगे मजबूती से, 100 सीट पे तैयारी, मजबूती से लड़ेंगे। अरे अपना हाथ में ताकत है, 100 जनता सीट के साथ 100 सीट पे आपकी तैयारी है। जी बिल्कुल। अब पिछले चुनाव में आप लोगों ने एक बसपा के साथ हाँ, कुछ आगे अभी भी गठबंधन करेंगे, किया अगर था। थर्ड फ्रंट तो बने, अभी जो भाजपा को हराना चाहता है हम उसके साथ। तो क्या कुछ पार्टियों के से आप लोग बातचीत है? अब वो तो बसपा है, इंटरनल आजाद मामला है, समाज वो तो पार्टी, अख्तर उल इमान साहब बैरिस्टर अच्छा, साहब, अच्छा। वो तो अख्तर साहब बैरिस्टर साहब कर रहे हैं, लेकिन लड़ेंगे, जो भाजपा को हराना चाहता है हम उसके साथ। लेकिन तीसरा मोर्चा बनेगा 100% है, संभावना है। हम चुनाव मजबूती से इंशाल्लाह लड़ेंगे। कितने सीटों पे? 100 पे तैयारी है? देखिए, 100 पे तैयारी है। मेरे अगर युवा प्रदेश अध्यक्ष है, पार्टी का कार्यकर्ता है, मेरे अगर बोला जाए तो मैं 243 पे लड़वा दूं, ताकि लीडरशिप खड़ा हो। नहीं, कुछ डिस्कशन से नहीं, लेकिन उस पर तो बैरिस्टर साहब, अख्तर साहब, इंजीनियर आफ्ताब सर फैसला लेंगे। इन लोग फैसला लेंगे, जो लेंगे मेरा आला कमान लेंगे, हम उसको मानेंगे। किन इश्यूज को आप फोकस करें? अरे, तो सीमांचल है, बाढ़ की तबाही है, एमयू किशनगंज है, सुरजापुरी का ओबीसी रिजर्वेशन है, अभी आपने सुरजापुरी सीमांचल बिरादरी के शेरशाहवादी के साथ, वादी बिरादरी के साथ नाइंसाफी है। शेरशाहवादी की बात आपने किया हाँ, है। हाँ। एक तो वो अपने डेवलपमेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अभी जो मीडिया में लगातार ये चल रहा है, स्टोरीज चल रहे हैं कि ये लोग बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, बंगालियों का तबका है। इसको लेकर के आप लोग क्या कर रहे हैं और इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, ये सब झूठ का प्रोपेगेंडा है। लोकसभा में होम मिनिस्टर ने जवाब दिया है कि एक भी बांग्लादेशी आज तक नहीं पकड़ा है। तेलंगाना में और एक आसाम में था, होम मिनिस्टर ने लोकसभा, ये झूठ का प्रोपेगेंडा है, सीमांचल कोसी को बदनाम करने की एक साजिश। कौन आया बतलाइए बांग्लादेशी? आज तक कोई नहीं पकड़ा पाया। तो ये झूठ का, जब होम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, या ये जो सम्राट चौधरी और ये जो बीजेपी का जो दलाल मीडिया झूठ बोल रहा है, होम मिनिस्टर की बात मानेंगे ना? लोकसभा में उन्होंने जवाब दिया। इसलिए झूठ के प्रोपेगेंडा में नहीं पड़ना चाहिए। शेरशाहवादी बिरादरी हो, अंसारी हो, पठान हो, कुरैशी हो, इराकी हो, सुरजापुरी हो, सेकड़ा हो, सबके साथ है। हिंदूज भी है ना? हाँ, सब है। जो भी है, हाँ, पूरी हिंदू भी जो है। वहाँ के जो सीमांचल में, फिर आखिर भाजपा और आईटी से भाजपा क्यों कर रहा है? भाजपा के पास काम क्या है, औकात है? नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के यहाँ क्यों गए, बतला पाएंगे? राफेल में क्या हुआ डील बता पाएंगे? अदानी की दरबारी और सेल्समैन क्यों मोदी बने हुए बता पाएंगे? ऑपरेशन सिंदूर पे मोदी बोल पाए राज्यसभा में? बोलिए, आप बतलाइए, कैसे घुस गया पहलगाम, अटैक कैसे हो गया, बोल पाए? वो बेचारा जो, वो जो एक नौजवान कश्मीर का नजाकत था, छत्तीसगढ़ के 11 लोगों को, भाजपा आरएसएस के लोगों को बचाया, उसको आज तक भाजपा वाला छत्तीसगढ़ सरकार एक माला नहीं पहना पाई। इनके आंखों में मोतियाबिन है, नफरत है, मोतियाबिन हो गया है। भारत में हिंदू मुसलमान इस देश की आन बान शान। ये टेम्पोररी है, वाटर बबल है, 11 साल हो गया, अब ये सूरज डूबने वाला है इंशाअल्लाह ताला। उधर से इनको पता चल जाएगा कि वोट चोरी से सरकार बनाए हैं, देश की जनता जान गई है। नरेंद्र मोदी को भी जनता जवाब देगी और बिहार चुनाव की इससे शुरुआत होगा। बहुत शुक्रिया आदिल हसन आज़ाद साहब ने बहुत खुलकर अपनी बात रखी है, खास SIR को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के प्रोपेगेंडा को लेकर, जो सीमांचल को लेकर के हो रहा है, अलायंसेस को लेकर के, चुनाव की तैयारी को लेकर के इन्होंने बताया कि मजबूत तैयारी है, 100 सीटों पर तैयारी है, लेकिन अलायंसेस को लेकर के कुछ भी अभी बताने से जो है मुकर रहे हैं, निकार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि तमाम गठबंधन के सीट शेयरिंग और तमाम मामला चंद हफ्तों में क्लियर होने हैं। बहुत शुक्रिया आदिल हसन आज़ाद साहब, हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।